नमस्कार दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि बीते शुक्रवार को तुर्की के हागिया सोफिया में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई और इसमें तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने भी भाग लिया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हागिया सोफिया म्यूजियम था जिसे इस साल तुर्की के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मस्जिद बनाने की अनुमति मिल गई। तुर्की के कुछ लोगों के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों ने इसका विरोध किया, मगर आप तो जानते ही हैं मेजोरिटी पर अगर धर्म का भूत सवार हो जाए तो कुछ हो नहीं सकता। राष्ट्रपति अर्दोआन ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि वो हागिया सोफिया को वापस मस्जिद बनाएंगे और उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। लगभग 1500 साल पुरानी हागिया सोफिया का निर्माण 6ठी शताब्दी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के आदेश से हुआ था। पहले यह चर्च था जिसको 15वीं शताब्दी में ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान ने मस्जिद बना दिया और फिर 1934 में इस मस्जिद को मुस्तफा कमाल पाशा ने म्यूजियम बना दिया। मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें आधुनिक तुर्की का निर्माता भी कहा जाता है, 1934 में उनको तुर्की पार्लियामेंट ने अतातुर्क की उपाधि दी। अतातुर्क का मतलब होता है फादर ऑफ तुर्क्स। उनका तुर्की में वही स्टेटस है जो इंडिया में महात्मा गांधी का है। अतातुर्क के जीवन को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली, जिसमें उन्होंने तुर्की में आज़ादी की लड़ाई लड़ी और तख्ता पलट किया, और दूसरी जिसमें वो तुर्की के सत्ता पर काबिज हो गए और वहाँ बहुत सारे बदलाव किए। मुस्लिम बहुल तुर्की को अतातुर्क ने सेकुलर देश बनाया। हमारा देश भी सेकुलर है, मगर हमारा सेकुलरिज्म तुर्की से अलग तरह का है। कुछ लोग अब सिकुलर भी बोल देते हैं, अभी उनको जाने देते हैं। आज हम लोग मुस्तफा के सत्ता में आने के बाद किए गए काम और उनके तरीकों पर बात करेंगे। मैं तुर्की की कहानी बताता हूं और आप समानांतर में भारत से तुलना कीजिए। मुस्तफा तुर्की के राष्ट्रवादी आंदोलन में जबरदस्त लोकप्रिय थे। जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने सबसे पहले तुर्की में सुल्तानियत और खिलाफत पर धावा बोला। आपको बता दूं कि दुनिया भर के मुसलमान खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे और तुर्की के सुल्तान ही खलीफा होते थे। जाहिर है तुर्की के आम लोग सुल्तान के गलत नीतियों और कामों को जितना भी नापसंद करते हों, खिलाफत उनके धार्मिक भावना से जुड़ा मामला था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के सुल्तान वहीउद्दीन अंग्रेजों के कठपुतली मात्र थे। लोगों को लगता था कि सुल्तान ने देश को बेचने की साजिश की थी और आम जनता उससे नफरत करने लगी थी। बहुत लोग ऑफिशियली सुल्तान के पद को रहने देना चाहते थे, मगर अतातुर्क के दिमाग में कुछ और ही था। वो सुल्तान के पोस्ट को ही खत्म करना चाहते थे। हालांकि अतातुर्क भी लोकप्रिय थे, मगर मामला धर्म और आस्था से जुड़ा था। उन्होंने इंतजार किया। कुछ दिनों बाद ही परिस्थितियां इस तरह से बनी कि अतातुर्क ने सुल्तान को अंग्रेजों का एजेंट घोषित कर दिया और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। और इसी मौके पर नवंबर 1922 में हुए नेशनल असेंबली में सुल्तानियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मगर अभी खिलाफत बची हुई थी। सुल्तान के चचेरे भाई को खलीफा बना दिया। 1923 में तुर्की में डेमोक्रेसी का ऐलान हुआ और अंकारा को वहां की राजधानी बनाई गई। अतातुर्क राष्ट्रपति चुने गए, मगर उन्होंने सारी पावर अपने में केंद्रित कर ली। आप कह सकते हैं कि वो डिक्टेटर बन गए। अब उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों पर सीधा हमला शुरू किया। हिंदुस्तान के मुसलमान खिलाफत के सपोर्ट में थे। लंदन से आगा खान और एक पूर्व इंडियन जज का ज्वाइंट लेटर आया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम पर बोलते हुए खलीफा के साथ हुए बर्ताव का विरोध किया। बस अतातुर्क को मौका मिल गया। उन्होंने प्रचार करवा दिया कि आगा खान अंग्रेजों के एजेंट हैं, ये लोग तुर्की को तोड़ना चाहते हैं। माहौल बन जाने पर 1924 में नेशनल असेंबली में खिलाफत को खत्म करने के लिए बिल पेश करवाकर उसी दिन उसे पास भी करवा लिया गया और खिलाफत का खात्मा हो गया। यह साधारण बात नहीं थी। सैकड़ों साल से चली आ रही सुल्तानियत और खिलाफत को अतातुर्क ने इतिहास की बात बना दी। दरअसल अतातुर्क पैन इस्लामी संगठन के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका पूरा फोकस तुर्की पर था। इन सबसे पहले 1921 में ग्रीक से युद्ध के बाद लगभग 15 लाख ग्रीक लोग जो तुर्की में रहते थे उनको वापस उनके देश भेज दिया गया था और बदले में वहां के तुर्की लोगों को अपने देश में जगह दी गई थी। दरअसल अतातुर्क तुर्की को एक जातीय बनाकर रखना चाहते थे।
उन्होंने तुर्की को मुसलमान देश की अपेक्षा तुर्की कम्युनिटी से बनने वाले देश की पहचान दी। मगर एक जातीय तुर्की में भी एक और गैर तुर्की जाति कुर्द पूर्वी तुर्की में अलग देश की मांग पर डटे थे। उनकी यह मांग धार्मिक से ज्यादा जाति आधारित थी। 1925 में वहां दंगा हुआ, बस अतातुर्क ने फिर से ठिकरा अंग्रेजों पर फोड़ा। साथ ही उन्होंने इसे धार्मिक एंगल भी दे दिया। उन्होंने बोला कि सब अंग्रेजों का किया धरा है और देश को धार्मिक भावनाओं के भड़कने से खतरा है। यह लोगों के बीच प्रचार किया गया और नेशनल असेंबली में कानून पास कराया गया कि बोलकर या लिखकर लोगों को भड़काने के लिए मजहब का इस्तेमाल देशद्रोह का जुर्म समझा जाएगा। इसके बाद मस्जिदों में मजहबी शिक्षा बंद कर दी गई। कुर्दों को बेरहमी से कुचल दिया गया। जो नहीं माने उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि कुर्दों का अलग देश की मांग आज तक कुचली नहीं जा सकी। कुर्द जाति पूर्वी तुर्की, नॉर्थ ईस्ट सीरिया, नॉर्थ इराक, नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, साउथ ईस्ट आर्मीनिया में रहती है और कुछ एक जगह अलग देश कुर्दिस्तान की लड़ाई अभी भी जारी है। मतलब यह मामला अभी भी पेंडिंग है। तो वापस अतातुर्क पर लौटता हूँ। इस सब के बाद मुस्तफ़ा ने हैट पहनकर घूमना शुरू किया और बाद में लोगों के टोपी पहनने को बैन कर दिया। उनका कहना था कि सर के अंदर क्या है वो ज़्यादा जरूरी है, न कि सर के ऊपर। सभी धर्म स्थानों को बंद कर दिया गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, चाहे स्कूल मुसलमान के हों या थोड़े बहुत किसी अन्य धर्म के। सभी को मजहबी शिक्षा देने पर बैन कर दिया गया। सब जगह तुर्की लैंग्वेज मैंडेटरी कर दिया गया। शरीयत खत्म कर दी गई। बदले में स्विस सिविल कोड, इटालियन पेनल कोड, जर्मन कमर्शियल कोड का ज़्यादातर हिस्सा लेकर कानून बनाया गया। बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगा दी गई। इंसान के शक्ल सूरत के आधार पर मूर्तिकला, चित्रकला आदि जिसे इस्लाम स्वीकार्यता नहीं देता था उसको भी बढ़ावा दिया गया। सबसे ज़्यादा फायदा तो महिलाओं को हुआ। पर्दा और घूंघट प्रथा को खत्म कर दिया गया। यूरोपियन डांस को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को नौकरी दी गई। सलाम करने के रिवाज को हटाकर हैंड शेकिंग को बढ़ावा दिया गया। तुर्की जबान अरबी में लिखी जाती थी, इसके बदले उसे लैटिन में लिखा जाने लगा। अरबी शब्दों को हटाकर लोकल तुर्की शब्दों के प्रयोग पर जोर दिया गया। 16 से 40 साल के हर व्यक्ति को लैटिन सीखना अनिवार्य कर दिया गया। जो कैदी जेल जाते थे उनको बिना लैटिन सीखे रिहा नहीं किया जाता था। मतलब जेल का उपयोग भी सकारात्मक तरीके से किया गया। लिपि परिवर्तन के कारण शहरों के नाम में भी बदलाव आया। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल बन गया, अंगोरा अंकारा हो गया। अरबी नामों की जगह लोगों के नाम तुर्की में रखे जाने लगे। यहाँ तक कि नमाज और अजान को भी तुर्की जबान में बोलने का कानून बना दिया गया। कुल मिलाकर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो किया वो शायद असंभव सा लगने वाला काम है। कई बार विरोध और दंगे हुए मगर सबको कुचल दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का नाम गिने चुने डिक्टेटर्स में आता है जिन्होंने अपने देश को एक सही दिशा दी। साधारण तरीकों से कभी भी इतना परिवर्तन इतने कम समय में नहीं हो सकता था। उनकी मृत्यु 1938 में हो गई। इतने कम समय में उनका काम कितना जबरदस्त था इसका अनुमान लगाइए। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग करना था। अत्यंत लोकप्रिय मुस्तफ़ा ने रूढ़िवादी समाज के विरुद्ध जाकर काम किया। उनका रास्ता जो भी हो, लक्ष्य साफ था, विजन क्लियर था। मगर समय की धार पलट गई है। राष्ट्रपति अर्दवान तुर्की को फिर से उसी रूढ़िवादिता की ओर धकेल रहे हैं और बदले में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। उनकी पत्नी बिना हिजाब के नजर नहीं आती। यह अभी सिंबल मात्र है, मगर कल फिर से तुर्की समाज की सच्चाई बन सकती है। रूढ़िवादी समाज सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। जो भी हो, मगर आज तो तुर्की हागिया सोफिया को म्यूजियम से पुनः मस्जिद बनाकर खुश हो रहा है और वहाँ कुछ देशद्रोही सेकुलर इसका विरोध कर रहे हैं। क्या तुर्की अपने फाउंडिंग फादर के सपनों से भटक रहा है? क्या आप ऐसा होते अपने देश या दुनिया के अन्य देशों में भी देख पा रहे हैं? थोड़ा गौर फरमाइए और बताइए तुर्की के सेकुलरिज्म और भारत के सेकुलरिज्म में क्या फ़र्क है? क्या हम तुर्की की तरह हो सकते थे? नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? सोचिए। वैसे भी सोचने से आपका नुकसान तो नहीं होगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से
तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।